नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र चौधरी साइको स्पिरिट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीके और एके के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है लक्ष्य। जिस दिन लक्ष्य का जन्म हुआ उसी दिन से उसके माता पिता की अपनी अपेक्षाएं उस बच्चे के साथ जुड़ गई। बच्चा बड़े नाजों से पाला गया, हर वो इच्छा बच्चे की पूरी की गई जो बच्चे ने कही। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था। जब भी बच्चे के स्कूल्स के एग्जाम आते, माता पिता छुट्टी लेके उसको बहुत ढंग से तैयारी कराते और बच्चे की हर उस सुविधा का ध्यान रखा गया कि बच्चे की पढ़ाई में किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। जब बच्चा बड़ा हुआ, जब बच्चा 10th क्लास में पहुंचा तो माता पिता के द्वारा ये निश्चित किया गया कि हम हमारे बच्चे को आईआईटी की कोचिंग कराएंगे। क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि बीके जो थे वो भी आईआईटीएन बनना चाहते थे, लेकिन स्वयं नहीं बन पाए और अपनी इच्छा को उस बच्चे के साथ जोड़ दिया गया। जब भी किसी फंक्शन में मिलते तो बच्चे से लोग पूछते हैं कि बेटा क्या बनना चाहता है? बच्चा कहता आईआईटीएन बनना चाहता हूं। उस बच्चे के दिमाग में ये शब्द फिट कर दिया गया। यहां तक सब ठीक था। बच्चे को माता पिता स्वयं जाके कोचिंग्स में एडमिशन कराया, हॉस्टल देखा, हॉस्टल में भी एसी वाला रूम दिलाया गया और हॉस्टल में वो सब सुविधाएं देखी गई जो सुविधाएं वो देना चाहते थे। बच्चा जब पढ़ने लगा, देखो यहाँ पर जो बीके की इच्छा थी कि बच्चा आईआईटीएन बने, बच्चे के बचपन से ही वो दबाव बनता हुआ आ रहा था। इधर समाज भी उसको एक आईआईटीएन के रूप में देख रहा था और बच्चा भी पूरी जोश के साथ अपनी तैयारी में लग गया। उम्मीदें और जग गई, लेकिन जब बच्चा कोचिंग में जाता था उसके 1 साल बाद एक बड़ा अचानक फोन आता है कि आप लक्ष्य के पापा बात कर रहे हैं? वो कहते हैं हाँ। तो इधर से एक अजीब सी घबराहट हुई और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटे को? उन्होंने कहा कि आप आ जाइए और इस तरीके से आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। देखो दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय है वो यही है कि लक्ष्य के द्वारा सुसाइड की गई या उसकी हत्या हुई। इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? उसके माता पिता, ये समाज, कोचिंग संस्थान या सिस्टम व्यवस्थाएं? लगातार जब कुछ केस आए तो मुझे पता नहीं, बड़ी अजीब सी जिज्ञासा भी हुई कि ये लगातार सुसाइड केस क्यों आ रहे हैं। एक ऐसे मासूम बच्चे जो देश का भविष्य हैं, जिनके कंधों पर इस समाज, इस देश की जिम्मेदारी है, यानी कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर कौन रहा है। इसमें देखो कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के। यहां से बच्चे को जब कोटा में हम एडमिशन कराने जाते हैं, कोटा एक ऐसा शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। पूरे देश में उसे शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा एक बार कोटा जाए और वहां से आईआईटीएंस या मेडिकल लाइन को चुने। कोटा जिसने बड़े बड़े आईआईटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों के लिए स्टूडेंट दिए,
आज वो स्टूडेंट पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़े बड़े एमएनसीज में आज बड़े पैकेजों पर नौकरी कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसे सपनों का शहर जहां करोड़ों के पैकेज दिखाई देते हैं कि अगर कोटा गया तो करोड़ों का पैकेज मिलेगा। लेकिन हम आज दूसरे पहलू को लेकर आए हैं। सपनों के शहर के साथ साथ क्यों आत्महत्या का केंद्र बनता जा रहा है। पिछले 2 महीने में मैंने 2-3 विजिट की। इस विजिट के दौरान मेरी काफी स्टूडेंट से वार्तालाप हुआ, हॉस्टल के केयर टेकरों से वार्तालाप हुआ, वहां के लोकल लोगों से भी वार्तालाप हुआ, वहां पर जो शॉपकीपर्स हैं उनसे भी वार्तालाप हुआ, और कुछ माता पिता भी मिले, उस दौरान एडमिशंस कराने आए थे, उनसे भी मुलाकातें हुई। लेकिन किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे कहीं कोई जवाब ऐसा नहीं मिल पाया कि हम किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। देखो दोस्तों, बच्चा सुबह 5 बजे उठता है, नहा धो के तैयार होके 6 बजे तक उसे कोचिंग पहुंचना होता है। कुछ क्लासें 6 बजे से होती हैं, कुछ थोड़ा लेट भी होती हैं, और 6 बजे से 2 बजे तक उनका क्लास का शेड्यूल चलता है। 2 बजे के बाद बच्चा जब क्लास से निकलता है तो वो अपने हॉस्टल पहुंचता है, क्योंकि 3 बजे तक वहां पर खाना उपलब्ध है। उसके बाद आपको खाने की संभावनाएं कम रहती हैं। खाना खा के बच्चा वापस कोचिंग की ही लाइब्रेरियों में आ जाते हैं। कोचिंग की लाइब्रेरियों में पढ़ते हुए वहीं पर वो 2 घंटे के आसपास का एक डाउट सेशन लेते हैं, और वहां उसको लगभग 9 से 9:30 बज जाते हैं। वो बच्चा 9:30 बजे के बाद अपने हॉस्टल आता है, खाना खाता है, खाने के बाद फिर वो पढ़ाई करता है। यानी कि पढ़ाई करते हुए उसे लगभग एवरेज 12 बज जाते हैं, और सुबह वही 5 बजे जग के फिर दिनचर्या शुरू। बच्चों से जब मैंने बात की तो बातचीत के दौरान जो कुछ चीजें मुझे पता लगी कि आज के दिन जो पढ़ाया गया 6 से और 2 बजे तक, वो बच्चा उस पूरे सिलेबस, उस पूरे दिन के पढ़ाए हुए को भी रिवाइज नहीं कर पाता है। बच्चे का मानना था कि हम 2 सब्जेक्ट लगभग कर लेते हैं और तीसरे सब्जेक्ट में कुछ पार्ट हो जाता है, यानी कि डेली की पेंडिंग आती जाती है। आप ये सोचिए कि एक तरफ बच्चे का शेड्यूल जहां पे नींद पूरी नहीं हो रही, ऊपर से डेली के टारगेट को भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो पेंडिंग जो उसे धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है कि उसे क्या निर्णय लेना चाहिए, किस तरीके से नींद पूरी करनी है, किस तरीके से शेड्यूल सेट करना चाहिए, और किस तरीके से अपने पढ़ाई को व्यवस्थित करना चाहिए। ये एक पहलू है जो इंस्टीट्यूट पर देखा जाता है। उसके बाद उनके टेस्ट होते हैं, टेस्ट की रैंकिंग आती है, और अगर उसमें कहीं ऊपर नीचे होता है तो बच्चा और डिप्रेशन की तरफ जाता है। दूसरी चीज जो वहां देखी गई, लोगों ने नाम लेने से मना किया कि बच्चे को उसके ही कुछ साथी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, इधर उसमें डिप्रेशन आता जा रहा है, कुछ ड्रग्स की पिल्स भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। इसे हम प्रशासन की नाकामी कहें या आंख बंद करना कहें। एक नन्हा सा बच्चा अगर गलती से 1-2 बार भी ड्रग्स ले लेता है तो आप सोचिए कि ड्रग्स के बाद स्थिति क्या होती है। एक तरफ वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, ड्रग्स से और डिप्रेशन में चला जाता है। बच्चों को नॉर्मली स्मोकिंग करते भी देखा गया, कुछ बच्चों में ड्रिंक की भी चीजें देखी गई। मूलतः बच्चा अपने उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए मादक पदार्थों की तरफ जाता जा रहा है।
एक और अजीब सी चीजें वहां पर दिखाई दी। अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी आपने वो चीज पढ़ी होगी कि वहां पर जो सीनियर्स बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन्होंने अपनी एक गैंग डेवलप की हुई है। वो उन बच्चों को टारगेट करते हैं। अगर कोई बच्चा उनकी गैंग में शामिल नहीं होता है तो उस पे वो अटैक करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। बच्चा और डिप्रेशन में आता है। ये एक पहलू है। अब हम बात करते हैं दूसरे पहलू की। एक वो माता पिता जिनके घर में पहली बार जब बच्चा का जन्म हुआ, वो खुशी के मारे अपने आप को प्रसन्नचित, इतना खुश नसीब मान रहे थे कि एक नन्हा बच्चा मेरे घर आया, उसके साथ अपनी सारी खुशियां जोड़ते हुए चले गए और अपनी ही इच्छाओं को, जैसे कि बीके ने राज के साथ किया था कि वो आईआईटीएन नहीं बन पाया तो अपने बच्चे को आईआईटीएन बनाना चाहता है। वो माता पिता जो उस पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोपते जा रहे थे और उन महत्वाकांक्षाओं के बोझ के तले बच्चा दबता हुआ जा रहा था। दूसरी तरफ समाज के लोग भी उससे अपेक्षाएं करने लगे। जब भी वो बच्चा कभी मिलता, रिलेटिव्स भी उसी नजर से देखते, समाज के आस पड़ोसी उसी नजर से देखते। और जब बच्चा कोचिंग करने गया उसके बाद तो सबने ये उम्मीद कर चुके थे कि ये अब कोटा से आईआईटी पास आउट करके आएगा। लक्ष्य का ही अगर एक लाइन और मैं आपसे कहना चाहूं, जब लक्ष्य कोटा गया था उसके करीब 4 से 5 महीने बाद वो रिटर्न अपने घर गया, तो वहां जब अड़ोसी पड़ोसियों से मिले, अपने पापा और माँ के फ्रेंड सर्कल से मिले, कुछ रिलेटिव से भी मिला, तो सब उससे यही कि पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा, आपको पापा मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, आपको समाज का नाम रोशन करना है, आपसे हमें इतनी उम्मीदें हैं, अनेक तरीके की बातें। वो बच्चा और उन्हीं की सबकी महत्वाकांक्षाओं के तले दबता चला गया। उस बच्चे से इस दौरान किसी ने यह चर्चा नहीं की कि पढ़ाई छोड़ो, आप रह कैसे रहे हो, आप प्रॉपर सोते हो कि नहीं सोते हो, आप खान पान कैसा करते हो, ये चीजें सब बाद में पूछी जाती है, जो बच्चा बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। दूसरी तरफ माता पिता जब भी उस बच्चे को फोन करते हैं तो प्रत्येक माता पिता का पहला क्वेश्चन होता है कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छे से पढ़ना, अच्छी चीज है, मोटिवेशन देना बेटर। माता पिता से बेटर कोई मोटिवेटर नहीं हो सकता किसी बच्चे के लिए। लेकिन उस बच्चे से हम ये नहीं पूछते हैं कि बच्चा तेरी मानसिक स्थिति कैसी है। जब पहला क्वेश्चन आ जाता है पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छे से करना, अगले क्वेश्चन अगर किया भी जाता है तो वो बच्चा अपनी मानसिक स्थिति बताने को तैयार नहीं होता। और ना वो माता पिता ये जानना चाहते हैं कि वास्तविक रूप से उस बच्चे की मानसिक स्थिति है क्या। क्योंकि जब बच्चा डिप्रेशन में जाता है तो उसके बात करने के तरीके से पता लग जाता है कि बच्चा कहीं ना कहीं परेशान है, मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता इस एज पे बच्चा, क्योंकि हमने जो लालन पालन किया है वो हाथ ही हाथों में रख के किया है, तो बच्चा मेंटली स्ट्रांग हो ही नहीं सकता ऐसी स्थिति में। बच्चे को इंडिपेंडेंट करना सिखाया ही नहीं हमने कि वो स्वयं निर्णय ले सके, उसे आखिर करना क्या है। सिर्फ हमारी महत्वाकांक्षाएं उस बच्चे पर हम थोपते हुए चले जाते हैं। वो माता पिता जिनकी जान हुआ करती थी वो बच्चा, वो सिर्फ उससे रिजल्ट देखना चाहते थे। ये कहते हैं ना कि माता पिता से नजदीक कोई नहीं होता, लेकिन वही माता पिता इतने प्रोफेशनल हो गए कि उनको रिजल्ट दिखता है। उस बच्चे को एहसास कराया जाता है कि मैं कहां से पैसा ला रहा हूं, कैसे ला रहा हूं, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। एक तरफ माता पिता की ये स्थिति अपने बच्चे के साथ, दूसरी तरफ बच्चे का शेड्यूल ऐसा कि बच्चा नींद तक नहीं ले पा रहा है। तीसरी चीज पे अगर हम आए,
हॉस्टल वालों को कोई मतलब नहीं, बच्चा आया खाना खाए अपने हिसाब से वो अपने रूम में जाए। हॉस्टल्स वालों का कहना था कि जब बच्चा बीमार होता है तो साहब अगर हमसे वो डॉक्टर की डिमांड करता है तो हम डॉक्टर बुला के उसका इलाज कराते हैं, या ज्यादा ही दिक्कत है तो हम हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं। लेकिन उस हॉस्टल वालों को ये मतलब नहीं है कि ये बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है, आज इस बच्चे ने खाना क्यों नहीं खाया, आज ये बच्चा दिन भर अपने कमरे में ही बंद क्यों है, आज ये बच्चा अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहा है। इस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज पे कभी कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि उसको भी अपने मंथली पेमेंट से मतलब है। कोचिंग में जब शिक्षक मंच पर खड़ा होता है, 500 बच्चों में भी उसके एक एक चेहरे पर नजर होती है और उसे ये पता होता है चेहरा देखे कि ये बच्चा परेशान है या सही है। लेकिन शिक्षक को भी एक ही टारगेट है, बस बोर्ड पे लगातार पढ़ाते हुए जाना है, उसके बच्चे के फेस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, काउंसलर हमने रखे हुए हैं। भैया काउंसलर के पास आएगा कौन अगर उस बच्चे में इतनी सोच हो, इतनी समझ आ जाए तो वो सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाएगा। बच्चे के हाव भाव से पहचानना पड़ता है कि ये बच्चा परेशान है, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे। विधानसभा में, ये राज्य की विधानसभा में जब ये क्वेश्चन उठा, आंकड़े बड़े चौंकाने वाले थे। विधानसभा में जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक के आंकड़े पेश किए गए, उनमें 52 छात्रों ने कोटा में सुसाइड किया था। जनवरी 23 से जून 23 तक अप्रोक्स 15 से 16 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का मानना है कि प्रत्येक घंटे में एक छात्र पूरे देश में सुसाइड करता है। कारण, जब विधानसभा में यही क्वेश्चन आया था तो जो कारण दिए गए, उन कारणों में कहा गया लव अफेयर्स, ब्लैकमेलिंग, पढ़ाई का दबाव और माता पिता की महत्वाकांक्षाएं। माना जाता है कि टीन एज एक झंझावत की एज है, इसके बारे में कहा गया है कि बहुत ही बदलाव होते हैं। बच्चा उस चीज के साथ एडजस्ट करता है, बच्चा पढ़ाई के साथ भी एडजस्ट करना है, स्वयं की महत्वाकांक्षाएं भी डेवलप हो रही हैं, लेकिन ध्यान कौन दे। देखो दोस्तों, अगर हम इन सब कारणों की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, कारणों में जो देखा गया, बच्चा पहली बार अपने माता पिता से दूर होता है, यानी कि उससे पहले माता पिता हमेशा उसके साथ होते थे। सब्जेक्ट का चयन, बच्चा क्या चाहता है ये कोई नहीं पूछता, माता पिता क्या सब्जेक्ट दिलाना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। परिजनों की अपेक्षाओं का बहुत अधिक होना, कोचिंग के समय प्रबंधन का गलत होना और लंबे समय तक नींद की शिकायत होना, इसके कारण बच्चा डिप्रेशन में जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें माता पिता, कोचिंग संस्थान, सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पूरे समाज की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों से इतनी अपेक्षाएं करना बंद कर दें। उसको एक बार स्वतंत्र छोड़िए, उसको अपना निर्णय स्वयं लेने दीजिए, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखिए आप। लेकिन नहीं, हमें अपनी अपेक्षाएं उसके ऊपर थोपनी है। युवा अवस्था में करियर को लेके नो डाउट चिंता होती है, भविष्य को लेके चिंता होती है, लेकिन बच्चा इतने दबाव में होता है कि उसकी मनोदशा को कोई पढ़ना नहीं चाहता। मेरा उन सब माता पिता, उन संस्थान वालों से
और प्रशासन से एक ही निवेदन है कि अपने अपने पार्ट पे इन बच्चों को हैंडल करना शुरू कीजिए। ये देश का भविष्य है। हम इस देश को भी अंधकार की तरफ लेके चले जाएंगे। सुसाइड के बाद कोई ध्यान नहीं देता, फाइल क्लोज कर दी जाती है। उन कारणों की कभी भी कोई खोज करना नहीं चाहता कि आखिर बच्चे ऐसे कर क्यों रहे हैं। सामूहिक सुसाइड भी देखी जाती है। एक ही सर्किल में पहले दिन एक ने किया, दूसरे दिन दूसरे ने किया, तीसरे दिन तीसरे ने किया। कंटिन्यू भी सुसाइड केस देखे गए। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे से जब वो उनसे दूर रहता है, उससे पढ़ाई की बातें सबसे लास्ट में करें, उससे हालचाल पूछना शुरू करें। जब वो बात करता है तो बात करने के तरीके को नोटिस करें कि बच्चा वास्तविक रूप से सही डायरेक्शन में बात कर रहा है या बात में तारतम्यता नहीं है। बीच बीच में वो माता पिता अपने उस बच्चे से मिलने भी जाया करें। महीने 2 महीने में अगर थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लोगे तो उस बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। उस बच्चे को इतना अच्छा लगेगा। आप 2 दिन भी उस बच्चे के साथ रह के आए तो आप ये समझ लिए कि 2 से 3 महीने का उसको मोटिवेशन दे के आते हो। जब मिले उसको वहां पे फुल घुमाइए, उसके हर इच्छा पूरी कीजिए, लेकिन पढ़ाई को लेके सबसे लास्ट में चर्चा कीजिए कि बेटा बैलेंस होके पढ़ाई करना, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है जीवन में। कहने और करने दोनों में फर्क करना सीखिए। इंस्टीट्यूट वाले भी उस शिक्षक पे भी एक जिम्मेदारी डालिए कि आप अपनी क्लास में बच्चे के फेस रीडिंग करके इतना तो समझिए कि कोई बच्चा वास्तविक रूप से परेशान तो नहीं है। उस हॉस्टल वाले पे भी जिम्मेदारी डालिए कि वो बीच बीच में बच्चों को ये देखता रहे कि कोई बच्चा यदि लगातार 1-2 दिन से खाना सही से नहीं खा रहा है तो क्यों नहीं खा रहा है, उससे बात करिए। प्रशासन से भी निवेदन है कि जिस तरीके से वहां पर ड्रग्स की पिल्स और ये सब चीजें मार्केट में इजीली उपलब्ध हो रही हैं, उनकी रोकथाम कीजिए ताकि बच्चा भटके नहीं। क्योंकि मासूम बच्चा है, वो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर देखता है चीजों को व्यवस्थित करने में। तब यदि समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए, माता पिता अपनी जिम्मेदारी निभाएं, संस्था अपनी जिम्मेदारी निभाए और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अगर निभाता है तो इस तरीके की आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। मेरी पुनः अपील है माता पिता, समाज, प्रशासन और कोचिंग संस्थान से कि इन बच्चों को बचा लीजिए, नहीं तो यही सवाल खड़ा होगा उस बच्चे ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है। और इस हत्या के जिम्मेदार माता पिता भी उतने ही हैं, प्रशासन भी उतना ही है, समाज भी उतना ही है और संस्थान भी उतना ही है। सब जिम्मेदारी लेना सीखिए। जब तक जिम्मेदारियां नहीं लेना सीखोगे, इस तरीके के केस डेली आते रहेंगे। उस भटके हुए युवक को सही रास्ता दिखाना सीखिए, उस पे उंगली उठाना नहीं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।